हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी अनप्लग्ड। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 एटम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आर्टिकल नंबर 12.1 इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। By the 19th century, enough evidence had accumulated in favor of atomic hypothesis of matter। ठीक है, तो 19th सेंचुरी तक इतने एविडेंस इकट्ठे हो गए थे जो क्या फेवर करते थे एटॉमिक हाइपोथेसिस ऑफ मैटर। मतलब मैटर किससे बना है? एटम से बना है। ओके, इन 1897 द एक्सपेरिमेंट्स ऑन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस कैरी आउट बाय English physicist J.J. Thomson revealed that the atoms of different elements contain negatively charged constituents that are identical for all atoms। तो J.J. थॉमसन ने, जैसा आप जानते हो, अपने क्लास 9 में इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस, ओके, इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। उसमें उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया तो तब डिस्कवरी किसकी हुई, किस सब एटॉमिक पार्टिकल की, कि उसमें कैथोड रेज है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जिसे हमने इलेक्ट्रॉन नाम दिया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। और ये इलेक्ट्रॉन सारे एटम में अलग अलग गैसेस के साथ किया गया और सब में ये प्रेजेंट थी। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। हाउएवर एटम ऑन अ होल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन एटम तो क्या न्यूट्रल है, तभी हमारे सारे मैटर मोस्टली न्यूट्रल है। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देयरफॉर एन एटम मस्ट ऑल्सो कंटेन सम पॉजिटिव चार्ज टू न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि एटम में नेगेटिव चार्ज के अलावा पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए जो उसे न्यूट्रलाइज करेगा। बट व्हाट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एटम। लेकिन इनका अरेंजमेंट कैसा है? ठीक है, और स्ट्रक्चर क्या एटम का, ये क्वेश्चन था। ओके, तो इसी के लिए आए एटॉमिक मॉडल्स। अलग अलग साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल दिए बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट। द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वॉज प्रपोज बाय J.J. Thomson in 1898। According to this model, the positive charge of the atom is uniformly distributed throughout the volume of the atom, and the negatively charged electrons are embedded in it like seed in a watermelon। तो जैसा कि आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि उनके अकॉर्डिंग, इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो एटम है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे इसके वॉल्यूम में, जस्ट लाइक अ वाटरमेलन। ओके, जस्ट लाइक अ प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ वाटरमेलन। वाटरमेलन जैसे आप देखते हो पूरा रेड कलर का जो पार्ट होता है, जो ईटेबल पार्ट होता है, और उसके अंदर जो सीड्स होते हैं। ठीक है, तो रेड कलर का पार्ट बेसिकली जो ईटेबल पार्ट है, that is the positive charge। You can compare it like that according to J.J. Thomson। And the electrons, the negative charge, are embedded in like the seeds of the watermelon। Okay, now this model was picturesquely called plum pudding। big model of, जैसे पुडिंग होती है, पुडिंग में बहुत सारी चीज़ें हम डालते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इसको हम उसकी तरह भी पिक्चराइज कर सकते हैं। However, subsequent studies on atoms as described in this chapter show that the distribution of the electron in the positive charge are very different from that proportion in metal। ठीक है, और स्टडीज़ उसकी जो हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे तो हमें पता चला कि जो डिस्ट्रीब्यूशन जो J.J. थॉमसन बोल रहे हैं उससे इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अलग है। तो ये रीज़न था कि इसको रिजेक्ट कर दिया गया। वी नो दैट कंडेंस मैटर, solids and liquid and dense gases at all temperature emit electromagnetic radiation in which a continuous distribution of several wavelengths is present, though with different intensities। ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हो इसमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड्स और डेंस गैसेस की बात करें तो इसमें जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा, कोई भी इसमें गैप नहीं होगा। ओके, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी हम पहले पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। ठीक है, तो सारी ही वेवलेंथ हमें मिलेगी। ठीक है, ये बात अलग अलग टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की इंटेंसिटी हाई होगी। ठीक है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है, दिस रेडिएशन इज कंसिडर्ड टू बी ड्यू टू ऑसिलेशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल गवर्नमेंट इंटरेक्शन ऑफ इच एटम्स और मॉलिक्यूल विद नेबर। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम में क्या मिल रहा है? एटम्स और मॉलिक्यूल के ऑसिलेशन से, और साथ ही साथ उनके इंटरेक्शन हो रहा है, जो एक दूसरे एटम्स अपने नेबर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, मॉलिक्यूल अपने नेबर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से स्पेक्ट्रम मिल रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट, लाइट एमिटेड फ्रॉम रेरिफाइड गैसेस हीटेड इन अ फ्लेम
or excited electrically in a glow tube such as a familiar neon sign or mercury vapor, light has only certain discrete wavelength. The spectrum appear as a series of bright lines. In such gases, the average spacing between the atoms is large, hence the radiation emitted it can be considered to the individual atoms rather than the precaution between the atoms or molecule. ठीक है, लेकिन अगर हम एमिशन स्पेक्ट्रम देखेंगे, जो स्पेक्ट्रम रेडिफाइड गैस, रेडिफाइड डेंसर गैस का ऑपोजिट है ना, जिसमें गैसेस की जो है डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसर गैस, ठीक है, डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है, सो रेडिफाइड गैस, उसको जब हीट किया या एक्साइट किया इलेक्ट्रिकली, तब उसमें स्पेक्ट्रम मिलेगा तो एमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा, तो हमें डिस्क्रीट वेवलेंथ मिलेगी, कंटिन्यूस नहीं है, सर्टेन लाइन्स ही, ब्राइट लाइन्स ही होगी स्पेक्ट्रम पे, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बिकॉज स्पेसिंग एटम के बीच में बहुत ज़्यादा है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है, एटम के बीच में इंटरेक्शन नहीं है, मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन नहीं है, इंडिविजुअल एटम की वजह से जो एक्साइट हुआ एटम, इंडिविजुअल एटम, ठीक है, उसकी वजह से ये हमें लाइट मिली है, जो उसमें लाइट, ब्राइट लाइट मिली है हमें स्पेक्ट्रम पे। ओके, नाउ इन द, तो इसमें हमने एक बात समझ में आई, हम कैसे जो एटम का स्ट्रक्चर कैसे इनिशियली और अभी तक, ठीक है, कैसे स्टडी करते हैं। स्पेक्ट्रम एक बहुत अच्छा टूल है जिससे हम एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करते आए हैं। ओके, इन द अर्ली 19th century it was also established that each element is associated with a characteristic spectrum of radiation. For example, hydrogen always gave a set of lines with fixed relative position between the line, ठीक है, और 19th century से स्टेबलाइज हो गया था कि हर एक एलिमेंट का, ठीक है, हर एक एलिमेंट का अपना एक स्पेक्ट्रम होगा रेडिएशन का। केमिस्ट्री में आप ये बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, अलग अलग गैसेस का स्पेक्ट्रम हम देखेंगे, ठीक है, तो वो अलग अलग होगा, एमिशन भी, और अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखेंगे, ठीक है। एमिशन तब जब हम क्या करते हैं, जब उसमें से, जब उसको जैसे कि हाइड्रोजन गैस को हम हीट किया, ओके, उसमें जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा वो एमिशन स्पेक्ट्रम हो जाएगा। जबकि लाइट को अगर हम हाइड्रोजन गैस से पास करते हैं तो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा, तो उसमें हम देखेंगे कि सर्टेन वेवलेंथ मिसिंग होगी, एब्जॉर्ब हो गई, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। केमिस्ट्री में आप डिटेल में पढ़ चुके, तो हर एक एलिमेंट का ये अपना ही कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम है रेडिएशन का। दिस फैक्ट एंड it suggests an intimate relation between the internal structure of atom and the spectrum of the region emitted by। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि स्पेक्ट्रम और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बीच में एक रिलेशन है, यहाँ से, है ना, यहाँ से एक रिलेशन पता चला कि हम स्पेक्ट्रम को देख के उसका इंटर स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं, एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। ओके, इन 1885, और इवन इससे ही हम क्या पता लगा सकते हैं कि जैसे कि सनलाइट से हम सनलाइट का स्पेक्ट्रम देखेंगे, उसका स्पेक्ट्रम हमें देखेंगे तो हमें पर्टिकुलर, उसमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम मिलेगा, और उससे हम उस स्पेक्ट्रम को और डिफरेंट एलिमेंट के जो स्पेक्ट्रम है उससे कंपेयर करके हम पता लगाते हैं कि सनलाइट में, सन में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल, ऐसे ही हम स्पेक्ट्रम के स्टडी से एटम के बारे में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इन 1885 जोहान जैकब बाल्मर obtained a simple empirical formula which gave the wavelength of group of lines emitted by atomic hydrogen, ठीक है। तो इन्होंने, बाल्मर ने, अभी हम बाल्मर सीरीज़ पढ़ेंगे, पास्टन सीरीज पढ़ेंगे, तो बाल्मर ने, साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया जो में वेवलेंथ ऑफ ग्रुप ऑफ लाइन emitted by atomic hydrogen देगा। Since hydrogen is simplest of the element known, we shall consider its spectrum in detail in this chapter, ना। सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है, तो उसको, इस स्पेक्ट्रम को हम स्टडी करेंगे आगे चैप्टर में। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, a former research student of J.J. Thomson, was engaged in experiments on alpha particle emitted by some radioactive elements, ठीक है। तो क्लास 9 में भी आप के बारे में पढ़ चुके हो, रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल मॉडल, गोल्ड फाइल ली थी, उसमें अल्फ़ा पार्टिकल जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज एमिट करते हैं उसको उन्होंने उस पर फॉलो कराया था, ठीक है। फिर ऑब्जर्व किया था अल्फ़ा पार्टिकल किस तरह से स्कैटर्ड हो रहा है। ओके, ही प्रपोज्ड अ क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ दिस अल्फ़ा पार्टिकल बाय एटम टू इन्वेस्टिगेट द एटमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अल्फ़ा पार्टिकल कैसे स्कैटर्ड हो रहा है डिटेल में आप 9 में पढ़ चुके हैं उसको, तो उसकी बेसिस में एटॉमिक स्ट्रक्चर उन्होंने दिया,
ठीक है। दिस एक्सपेरिमेंट लेटर परफॉर्म अराउंड 1911 बाय हेंस गीगर एंड अर्नेस्ट मार्सन। ओके, तो इन दोनों साइंटिस्ट ने भी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। हु वाज 20-year-old स्टूडेंट एंड हैड नॉट येट अर्न बैचलर डिग्री। ठीक है, तो इन्होंने डिसाइपल थे और B1 बैचलर डिग्री भी अर्न नहीं की थी, उन्होंने भी इस एक्सपेरिमेंट को फिर से परफॉर्म किया। ओके, द डिटेल्स आर डिस्कस इन सेक्शन 12.2। अभी हम आगे डिटेल देखेंगे, ठीक है, इस चीज़ की। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिजल्ट लेड टू द बर्थ ऑफ रदरफोर्ड प्लानिटरी मोशन ऑफ एटम, ऑल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो इससे प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम का बर्थ हुआ, जिसके बारे में आप जानते हो कि एटम में बीच में न्यूक्लियस होगा जिसमें पॉजिटिव प्रोटॉन्स होंगे। ओके, और जबकि इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, वैसे रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के अराउंड। अकॉर्डिंग टू दिस द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम्स इज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड द न्यूक्लियस। और इसके अकॉर्डिंग जैसे आप जानते हो सारा का सारा मास, बिकॉज आपने याद होगा आपको अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, डिफ्लेक्ट हो गए थे, रिबाउंड हो गए थे, तो इसलिए ऐसा माना गया कि जो पूरा का पूरा मास है वो सेंटर पे, ओके, जो न्यूक्लियस पे, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं जस्ट लाइक प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, तभी इसको प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम कहा गया। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल वाज अ मेजर स्टेप टुवर्ड हाउ वी सी द एटम टुडे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था कि कैसे हम अब आज भी एटम को देखते हैं। हाउएवर इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स एमिट लाइट ऑफ ओनली डिस्क्रीट वेवलेंथ। ठीक है, लेकिन ये इस बात को नहीं समझा पाया कि एटम्स सर्टेन वेवलेंथ की लाइट ही क्यों एमिट करते हैं, स्पेक्ट्रम को बेसिकली नहीं समझा पाए। ओके, हाउ कुड एन एटम्स एज सिंपल एज हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड अ सिंगल प्रोटॉन एमिट अ कॉम्पैक्ट स्पेक्ट्रम ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ। ठीक है, हाइड्रोजन सिंपल एलिमेंट है, एटम है, उसका एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, लेकिन उसका स्पेक्ट्रम इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है, ठीक है, इसमें कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ प्रेजेंट है। ओके, इस बात को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इन द क्लासिकल पिक्चर ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस मच लाइक द वे ऑफ प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। हाउएवर वी शैल सी दैट देयर आर सम सीरियस डिफिकल्टी इन एक्सेप्टिंग सच अ मॉडल। ठीक है, लेकिन कुछ डिफ़िकल्टीज़ है इस मॉडल में जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले इस चैप्टर में। ठीक है।